जो ये वाली वॉर है, हाउ इज इट डिफरेंट और सिमिलर टू द अर्लियर वॉर? ये जो युद्ध चल रही है यूएस, ईरान और इजराइल की, वह रशिया यूक्रेन युद्ध के सामने मार्केट की उम्मीद में कम टेन्योर वाली बनेगी। आई डोंट थिंक सो मार्केट में। आपका व्यू पर्सनली क्या है गोल्ड को लेके? कल क्या होगा ये तो किसी ने नहीं जाना है। बम गिर रहे हो, मिसाइल्स उड़ रही हो, घर में सोना रख के आप बाहर तो नहीं चले जाएंगे। तो कुछ हद तक मिडिल ईस्टर्न में सोने की सेलिंग चालू है। अब सेंट्रल बैंक की एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखिए। जिस दिन वो खरीदना चालू करेंगे वो गोल्ड का बॉटम बन जाएगा। लोगों के पोर्टफोलियो पिछले 7-8-10 दिनों में नीचे हो गए। ऐसे लोगों को पैनिक करना चाहिए या पोर्टफोलियो देखना बंद कर देना चाहिए? पोर्टफोलियो देखना बंद करना मतलब वो तो शाहमृग की तरह हो गए। जब तूफान आता है तो शाहमृग या ऑस्ट्रिच अपनी मुंडी धरती के अंदर डाल देता है, आंखें बंद हो जाती, उसे लगता है तूफान नहीं है, बट इससे तूफान टल नहीं जाता। तब जिन्होंने पैनिक करके बेच दिया उनका नोशनल लॉस रियल लॉस हो गया। अगर आज एक इन्वेस्टर इस सिचुएशन को असेस कर रहा है और वो क्विक कुछ चाहता है कि मैं 1 साल में इस वॉर से कुछ फायदा उठा सकूं, तो उसको क्या करना चाहिए? सो ये यूएस, इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है। पूरा मिडिल ईस्ट जो है वहां पे आग लगी हुई है। एनर्जी के जो मूवमेंट है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रोक दिया गया है। ऑयल इंस्टॉलेशंस, गैस इंस्टॉलेशंस पे अटैक हो रहे हैं और इसका इंपैक्ट आम निवेशक पे भी आ रहा है। इस बार की वॉर बड़ी अलग हुई है, डिफरेंट हुई है। अलग अलग एसेट क्लासेस के रिएक्शंस भी अलग हुए हैं। गोल्ड जो जनरली वॉर के दौरान बढ़ जाता है इस बार घट चुका है। क्रूड ऑयल एकदम स्पाइक कर चुका है और एसेंशियल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। गैस की किल्लत हो गई है। एक आम निवेशक को इस समय पे क्या डिसीजन लेना चाहिए? इक्विटी में रहे, डेट में रहे, गोल्ड खरीदे, नहीं खरीदे, उसका अगला 1 साल का एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए? इस सब पे आज हमने चर्चा करी है मिस्टर नीलेश शाह से, जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कोटक एएमसी के। आज के डिस्कशन में हमने इस वॉर की सिमिलैरिटी और डिफरेंशिएशन निकाला है पिछली वॉर्स के कंपैरिजन में। गोल्ड खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, गोल्ड का रिएक्शन इस बार उल्टा क्यों हो रहा है, एक आपको एज ए निवेशक एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए, रुपी इतना तेजी से क्यों डेप्रिशिएट कर रहा है और उसके डेप्रिसिएशन का आपकी जेब पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीजें आज के एपिसोड में डिस्कस हुई हैं। तो इसलिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। आपके मन के जितने प्रश्न थे वो मैंने सर से पूछ लिए हैं और उन्होंने अपने स्टाइल में बहुत सिंपल तरीके से सबका जवाब दिया है और आपको राइट एक्शनेबल्स मिल जाएंगे। इस एपिसोड के बाद आपके मन में कोई फियर नहीं रहेगा कि क्या एक्शन लेना है। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और हाँ, आप में से अभी भी सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब दबा के घंटी दबा दो ताकि ऐसे गेस्ट इंटरव्यूज आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं मिस्टर नीलेश शाह से। नीलेश सर, थैंक यू सो मच एंड इट हैज बीन, मतलब मैं काफी टाइम से आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था बट टाइमिंग्स मैच नहीं कर रहे थे एंड आप दिल्ली आए और आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड आई हैव बीन अ स्टॉन्च फॉलोअर्स ऑफ योर्स कि मैं बहुत समय से आपके वीडियोस देखता हूँ। सर, आज जो है भय का माहौल है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है अक्रॉस ग्लोब, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो एक क्या निवेशक को करना चाहिए इसके बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। सर, मेरा पहला प्रश्न होगा जो ये वाली वॉर है, हाउ इज इट डिफरेंट और सिमिलर टू दी अर्लियर वॉर्स? जैसे 1979 में ईरान वॉर हुई, 1990s में कुवैत और सऊदी वॉर हुई, रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर हुई। व्हाट पैरेलल्स वी कैन ड्रॉ या फिर क्या डिफरेंट है इस बार? युद्ध तो युद्ध ही होता है, इसमें संहार ही होता है। हमारे लिए ये जो युद्ध चल रही है यूएस, ईरान और इजराइल की, वह रशिया यूक्रेन युद्ध के सामने मार्केट की उम्मीद में कम टेन्योर वाली बनेगी। ओके, रशिया यूक्रेन 22 से चल रही है, अब तक चल रही है। आई डोंट थिंक सो मार्केट में कोई ऐसी उम्मीद लगा के बैठा है कि ये युद्ध 4 साल चलेगी। हमारे लिए ये युद्ध में कुछ पहलू बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो 90 लाख भारतीय वहाँ पे काम करते हैं, उनकी सुरक्षितता हमारे लिए सर्वोपरि है। दूसरा, वो लोग वहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर प्रति साल रेमिटेंस में भेजते हैं। वो पैसा जो भेजते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, उससे हमारी इकोनॉमी कुछ हद तक चलती भी है। तीसरा, वहाँ से हमारा एनर्जी सप्लाई आता है। अब इस युद्ध से प्राइस भी बढ़ सकती है
और सप्लाई के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। प्राइस का कुछ हद तक पेन लेने की क्षमता हमारी इकोनॉमी में है। ऑयल इंटेंसिटी हमने कम कर दी, रिजर्व्स बिल्ड कर दिए, लेकिन अगर सप्लाई नहीं आया तो इकोनॉमी को बड़ा फटका पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सप्लाई सिर्फ एलपीजी गैस या पेट्रोल डीजल में दिखेगा, ये फर्टिलाइज़र में दिखेगा, पेट्रोकेमिकल्स में दिखेगा, प्लास्टिक में दिखेगा। और आज सुबह फ्लाइट में आते आते मैंने पढ़ा कि जो हम एमआरआई स्कैन कराते उसमें हीलियम गैस की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस युद्ध की वजह से एमआरआई स्कैन के ऊपर इम्पैक्ट आ सकती है। मतलब एक्चुअली हम जहां जहां सोच भी नहीं सकते वहां वहां वहाँ पे impact भी है। इम्पैक्ट आ रही है। ओह सर इस टाइम पे अच्छा जनरली हमने देखा है कि ये जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है हमेशा ही तनाव में रहता है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा युद्ध बड़ा युद्ध चल रहा होता है। व्हाई डू यू थिंक दैट एरिया इज सो मतलब हॉस्टाइल इन नेचर? एक मिडिल ईस्ट में देखे तो दुबई, अबू धाबी ये सेफ हेवन माने जाते थे। कहते थे वहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर और ईस्टर्न वर्ल्ड की इकोसिस्टम आपको कंबाइन मिलती हैं। उसी वेस्ट एशिया में दूसरी साइड पे इज़राइल, उसकी लड़ाई बाकी देशों से होती रही। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, कुवैत, यहाँ पे भी कुछ न कुछ होता रहा। तो कुछ हद तक ये सिविलाइजेशन क्लैश है, कुछ हद तक कल्चरल क्लैश है और कुछ हद तक रिलीजियस क्लैश है। मूल तो इतिहास में जाते हैं। किसी को लगता है ये मेरी ज़मीन है, किसी को लगता है वो उसकी ज़मीन है। आई थिंक इन सभी लोगों को भारत से सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कई लोगों ने आक्रमण किया, बट फिर वो लोग यहीं पे घुल मिल गए। तो जो भारत ने विदेशों के साथ किया कि उनको अपना लिया और उनको अपना बना लिया, वैसा ही सॉल्यूशन वेस्ट एशिया में होना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ वो मुश्किल लग रहा है बिकॉज ऑफ सो मच टेंशन और कि भाई मेरी ये जमीन है, मेरा ये एरिया है। आज तो कोई बात भी नहीं कर रहा है कि उन्हें भारत का मॉडल अपनाना है। तो जब बात नहीं हुई तो कहाँ दिमाग में आएगा और कब धरती पे एग्जीक्यूट होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग इंसाइट है सर ये, क्योंकि हम कभी ऐसे सोचते नहीं कि इंडिया ने एक्चुअली टोटली अडेप्ट कर लिया सबको और या सबने इंडिया में भी अडेप्ट कर लिया या अपने आप को। इनफैक्ट मतलब कहूँ, जी। जब पर्सिया से पारसी लोग बाहर निकले तो कहते हैं कि वो संजान में गुजरात में आए थे और वहाँ के राजा को उन्होंने दरखास्त करी कि हमें कुछ जगह मिले। तो राजा ने उन्हें दूध का कटोरा भेज दिया कि जैसे ये कटोरे में दूध भरा हुआ है वैसे ही मेरे पास जगह नहीं है। जो पारसी धर्मगुरु थे उन्होंने उस कटोरे में शक्कर डाल के वापस भेज दिया और कहा जैसे ये शक्कर दूध में मिल गई वैसे ही हम आपकी उसमें मिल जाएंगे। वाह। तो यही कल्चर पर्सिया का है, यही कल्चर भारत का है। अगर ये वेस्ट एशिया अपने रूट्स पे चला जाए तो उन्हें अपने आप शांति प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त हो जाएगी। सर एक कहावत है, एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। बट इस बार जो बैड न्यूज है वो गोल्ड के लिए भी बैड न्यूज बन रही है। और जनरली इन्वेस्टर्स को होता है कि सेफ हेवन एसेट है, वॉर होगी तो वो बढ़ जाएगा, मेरे पोर्टफोलियो को बचा लेगा। बट इस बार तो गोल्ड ने भी काफी मारा, 8-9% फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वॉर नीचे। व्हाट इज योर टेक, व्हाई इज दिस हैपनिंग? कुछ चीज़ें हैं। एक, सेंट्रल बैंक जो गोल्ड की खरीदारी कर रहे थे पिछले 3 सालों से, वो थोड़ा रुक गए बिकॉज अब उनका पैसा बाकी चीज़ों में लग रहा है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में जो लोग बाहर निकल रहे हैं, कई लोग भारत भी वापस आ गए। वो सोना लेके तो यहाँ पे आ नहीं सकते, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं जी। वो वहीं पे सोना बेच रहे हैं और पैसा रेमिट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बम गिर रहे हो, मिसाइल्स उड़ रही हो, घर में सोना रख के आप बाहर तो नहीं चले जाएंगे। ट्रू। तो कुछ हद तक मिडिल ईस्टर्न में सोने की सेलिंग चालू है। तीसरा, अमेरिकन ब्याज की दरें ऊपर गई और डॉलर भी अप्रिशिएट हुआ। नॉर्मली गोल्ड प्राइस और डॉलर का रिश्ता इन्वर्स है। जब अमेरिकन ब्याज की दरें घटती है तो गोल्ड ऊपर जाता है,
जब अमेरिकन डॉलर वीक होता है तब भी गोल्ड को फायदा होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी रिवर्स हो गई। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में इस वक्त कई फैक्टर ने कंबाइन करके एक रिवर्सल पैदा किया है। आप सेंट्रल बैंक की एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखिए। जिस दिन वो खरीदना चालू करेंगे और जिस भाव पे खरीदना चालू करेंगे वो गोल्ड का बॉटम बन जाएगा। बट सर काफी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज है, जैसे जेपी मॉर्गन चेज है, उसने कहा है कि 2026 के एंड तक $6200-6300 जो आज $4800-4900 हो चुका है, वहां तक पहुंच जाएगा। आपका व्यू पर्सनली क्या है गोल्ड को लेके? सो अगेन कल क्या होगा ये तो किसी ने नहीं जाना है। वॉरेन बफे हमेशा कहते हैं आई हैवंट मेट अ मैन हु नोज टुमारो। तो ब्रोकरेज एक डेटा के ऊपर कॉल लेते हैं जी। जब डेटा बदलता है इवेंट्स बनती है तो वो कॉल भी बदल जाएगा। तो आप 6 महीने 12 महीने का व्यू लेके सोने में निवेश मत करिए। आप ये व्यू लेके निवेश करिए कि डॉलर वीक हो रहा है, निवेशकों को डॉलर की अवेज में कुछ एक और ऑल्टरनेटिव चाहिए। कोई बिटकॉइन लेगा, कोई गोल्ड लेगा, कोई सिल्वर लेगा। तो आप उस बड़े ट्रेंड के लिए निवेश करिए। भाव में ऊपर नीच तो होती रहेगी, बट जब तक आपका ये हाइपोथेसिस सच है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए डॉलर के अलावा सोना खरीदेंगे, उस एक्टिविटी पे ध्यान रखिए। जब तक वो खरीदेंगे तब तक सोने के दाम ऊपर रहेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म एंगल से अभी भी सेफ्टी अभी भी मेंटेन सेफ है। ठीक, डन। अच्छा सर, इस समय क्या होता है कि पहली बार लोगों का टेस्ट होता है, और जिन्होंने 2020 में इन्वेस्टमेंट चालू की उन्होंने जनरली एक 2024 तक अप ट्रेंड देखा, फिर Yeah. छोटा सा करेक्शन देखा, और अब वो मैसिव ड्रॉडाउन्स देख रहे हैं। 10%, 15% लोगों के पोर्टफोलियो पिछले 7-8-10 दिनों में नीचे हो गए। ऐसे लोगों को पैनिक करना चाहिए या पोर्टफोलियो देखना बंद कर देना चाहिए? क्या ऐसा एक्शन ले कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए? सिर्फ पोर्टफोलियो देखना बंद करना मतलब वो तो शाहमृग की तरह हो गए। जब तूफान आता है तो शाहमृग या ऑस्ट्रिच जी। अपनी मुंडी धरती के अंदर डाल देता है, आंखें बंद हो जाती है, उसे लगता है तूफान नहीं है, बट इससे तूफान टल नहीं जाता। दूसरी चीज़ है कि तूफान आ रहा है, उसके डर में मैं पैनिक कर दूं, एक सेफ जगह पे रहने की जगह पे किसी दूसरी जगह भागने की कोशिश करूं और तूफान के बीच में फंस जाऊं। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। जब प्राइस गिरती है तो भय होता है, डर लगता है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, बट इसमें हमें ऐसे पिछले एपिसोड से अनुभव लेना चाहिए। मार्च 2020 में इससे ज़्यादा प्राइस गिरे थे जी। और इससे कम समय में गिरे थे। तब जिन्होंने पैनिक करके बेच दिया उनका नोशनल लॉस रियल लॉस हो गया। जो किताबी मार्क टू मार्केट लॉस था वो आपने रियल कर दिया। जिन्होंने कुछ नहीं किया और अपनी एसआईपी चालू रखी, अपना निवेश चालू रखा, तो उन्हें अच्छा रिटर्न बना जब मार्केट रिकवर हुई। और जिन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और कुछ एसआईपी टॉप अप कर ली, कुछ असेट एलोकेशन बढ़ा दिया, आज उन्हें और भी ज़्यादा पैसा बना। तो मेरे हिसाब से आप तूफान है उसको इग्नोर मत करिए, साथ में पैनिक भी मत करिए। जब बारिश गिरती है तो गिल्ले तो होंगे, बट फिर सूरज निकलता है तो सूख भी जाएंगे। क्या बात है सर। तो इस टाइम पे बेसिकली एक्शन ये है कि एटलीस्ट पैनिक करके सेल ना करें, नोशनल लॉस को रियल लॉस में कन्वर्ट ना करें। सर आपका जो असेट एलोकेशन का एक फाउंडेशन है उसे आप मैनेज करिए। हम हमेशा कहते हैं कि कुछ पैसा डेट में लगाइए, कुछ इक्विटी में लगाइए, कुछ रियल एस्टेट में लगाइए, कुछ सोने चांदी में लगाइए और कुछ ऑफशोर में लगाइए। लोग कहता है कि आपको समझ नहीं आती इसलिए आप ये सब में डाइवर्सिफाई कराते हैं। तो हम कहते हैं देख भाई, अच्छे से अच्छा डायटिशियन को अगर आप मिलेंगे तो वो ये नहीं कहेगा कि सिर्फ आप सूप और सलाद खाओ, बहुत बढ़िया, वो आपको पूरी थाली देता है। तब आप कंप्लेन नहीं करते कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं इसलिए मेरे को ये सारी चीज़ें खिला रहे हो। तो डायटिशियन और फंड मैनेजर में बहुत अंतर नहीं है।
वो आपकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखता है, हम आपके फाइनेंशियल हेल्थ का का ध्यान ध्यान रखते हैं। जी, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर आपने। सर हुआ क्या है कि 2020 के बाद सब लोग जो आए मार्केट में, और एक वो इन्वेस्टर साइकी है कि वो पास्ट रिटर्न्स देख के ही इन्वेस्ट करते हैं। या स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो काफी लोगों ने स्मॉल कैप में एसआईपीज बनाई, लमसम भी किए, और इस टाइम पे मेजर ही लोगों का पैसा एसआईपी का स्मॉल कैप में जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना चाहता है। तो आज मैं उसको चेंज करूं, कंटिन्यू करूं, स्टॉप करूं, व्हाट एक्शन शुड आई टेक टुडे? सो स्मॉल कैप में करेक्शन तो अच्छा हुआ है, बट अभी भी हमारा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर, बिकॉज ये जो अपहीवल है उसकी सबसे ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट वहाँ पे होगी। वैल्यूएशन भी थोड़ा महंगा है, तो अगर आपको लमसम निवेश करना है स्मॉल कैप में तो सावधानी बरतिए। प्रोबेबली अगर ये अनसर्टेनिटी बनी रही तो आपको थोड़े और सस्ते भाव में खरीदने का शायद मौका मिलेगा। बट अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप एसआईपी जारी रखिए, और यहाँ से 5-10% और गिर जाए तो टॉपअप भी कर सकते हैं। सर इस समय पे डेट पे शिफ्ट करना सही रहेगा, या अगर मेरे पास डेट है तो उसको इक्विटी में डालना सही रहेगा? सो आप आपका असेट एलोकेशन देखिए। अगर आप ओवर इन्वेस्टेड है इक्विटी में तो ये टाइम है प्रॉफिट बुक करने का। ओके। अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टेड है, जितनी रिस्क प्रोफाइल है, जितना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उतना ही निवेश किया है, तो सिर्फ एसआईपी करते रहिए। और अगर आप अंडर इन्वेस्टेड है इक्विटी में आपकी ज़रूरत के अनुसार, तब आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक साथ सारा पैसा मत लगाना। ये युद्ध शायद 15 दिन चले, शायद थोड़ा और लंबा चले, तो आप नेक्स्ट 3 महीने का व्यू लेके एसटीपी कर सकते हैं। 3 × 4 12 इंस्टॉलमेंट में आप धीरे धीरे निवेश करिए। जी। अगर मार्केट बहुत जोर से गिरता है तो 2-4 इंस्टॉलमेंट एक साथ कंबाइन करके भी आप लगा सकते हैं। बट दिस इज अ मार्केट वेयर आप न्यूट्रल वेट एलोकेशन चलाएंगे, ओवर वेट नहीं बनेंगे। किसी ने मुझे पूछा था कि नीलेश भाई ये तो कोविड जैसा माहौल है। भाई कोविड के समय वैल्यूएशन 10 टाइम फॉरवर्ड पी था, ओके। आज अभी भी 20 टाइम है, तो ये कोविड जैसा माहौल नहीं है। कोविड में जितनी मार्केट की पिटाई हुई थी उससे कहीं कम आज हुई है। तो ये इतनी सस्ती मार्केट नहीं है कि आप ओवरवेट हो जाएं। गॉट इट। सर लोग ये कंपैरिजंस करते नहीं है जनरली, वो कहते रहे वो 25-30% गिरा, अभी भी 20% गिर गया, तो इट हैज बिकम लाइक अ कोविड। सर अगला जो बिगर कंसर्न आ रहा है वॉर के दौरान, एनर्जी का आ रहा है, और एनर्जी के साथ साथ रुपी डॉलर का आ रहा है। हाउ डू यू सी रुपी डॉलर पैनिंग आउट, और एक आम नागरिक के दिनचर्या में एक्चुअली रुपी डॉलर का कोई इम्पैक्ट है भी? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ओके। बिकॉज हम एक ग्लोबल इकोनॉमी बन गए हैं। 750-800 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है, और सामने सर्विसेज और गुड्स मिला के 700 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो 1500 बिलियन डॉलर तकरीबन इन अ 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ये जो आना जाना है वह तो रुपी डॉलर और बाकी करेंसी के रेट के ऊपर है। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी कई चीज़ जो प्राइस होती है, स्टील हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, वह भी ग्लोबल प्राइस पे तय होती है। जी। सोने के दाम भी ग्लोबल प्राइस से तय होते हैं। तो रुपी डॉलर की लिंकेज तो हमारी इकोनॉमी में है। सामान्य आदमी को पता नहीं चलता, बट इम्पैक्ट तो आती है, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे सोने के दाम हो, चाहे स्टील के दाम हो। और हमारी रुपये की तकदीर में लिखा है गिरना। Why am I saying this? एक हमारी महंगाई दूसरे पड़ोसी देशों के सामने, पड़ोसी देश मतलब जो पीयर ग्रुप है ट्रेडिंग में, जी। ट्रेडिंग पार्टनर के सामने ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम है। चाइना ने 7 दिन में वुहान में अस्पताल खड़ा कर दिया। हम तो 7 दिन में अस्पताल का नामकरण नहीं कर पाएंगे, बनाना तो दूर रहा। जी। तो आपकी करेंसी को इन्फ्लेशन और प्रोडक्टिविटी इन दोनों की वजह से डिप्रिशिएट होना पड़ेगा। एक जमाने में गैप 7-8% था तो उतना प्रति साल गिरते थे, अब शायद 2-3% है तो उतना गिरेंगे। बट ऐसा नहीं है कि हर
साल 2-3% गिरे। करेंसी पेंडुलम की तरह इधर उधर चलती रहती है, बट फाइनली लॉन्गर टर्म में 2-3% डिप्रिशिएशन होगा, ऐसा हमें लगता है। और ये ऐसे इवेंट्स उसको एक्सेलरेट कर देते हैं, और कभी-कभी जब ये ठीक हो जाएगा तो थोड़ा-सा फिर ठीक। वो काक का बैठना और डाल का टूटने जैसा है। रुपये की तकदीर में गिरना तो लिखा है, अब ये नहीं होता तो कुछ और होता। फंडामेंटल्स तो फंडामेंटल्स है, उसे कोई रोक नहीं पाता। सर, अगर आज एक इन्वेस्टर इस सिचुएशन को असेस कर रहा है और वो क्विक कुछ चाहता है कि मैं 1 साल में, 2 साल में, 1 साल में, लेट्स से 1 ईयर का होराइजन पकड़ते हैं, और इस वॉर से कुछ फायदा उठा सकूं, मैं कहीं कुछ पैसा बना सकूं, तो उसको क्या करना चाहिए? कैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। हाइंडसाइट में तो इसका जवाब हम दे पाएंगे, अरे वॉर के टाइम पे गोल्ड लेना था, वॉर के टाइम पे स्मॉल कैप लेना था। बट आज की तारीख में वो क्लैरिटी नहीं आ रही। आपने जो स्मॉल कैप लिया, अगर उसका बिजनेस ये वॉर की वजह से इम्पैक्ट हो गया तो आप गलत जाएंगे। वॉर की सिवियरिटी और लेंथ दोनों हमारे लिए मायने रखती है जी। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी असेट एलोकेशन को फॉलो करिए। मार्केट आज फेयर वैल्यू है, तो एक न्यूट्रल एलोकेशन इक्विटी में रखिए। लार्ज और मिड कैप हम ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज वैल्यूएशन आपकी फेवर में है। फिक्स्ड इनकम में भी थोड़ा निवेश करिए, बट ब्याज की दरें बढ़ने की आशा है तो शॉर्ट एंड पे ज़्यादा निवेश करिए। गोल्ड एंड सिल्वर में भी निवेश करिए, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, बट सेंट्रल बैंक की अगर बाइंग चालू होती है तो गोल्ड भी बढ़ेगा जी। तो एक असेट एलोकेशन का पोर्टफोलियो बना के इस वॉर की अनसर्टिनिटी को निकालिए। अब मार्केट यहाँ से और गिरता है, सस्ता बनता है, तो आप ओवरवेट इक्विटी बन सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सा वो पॉइंट है सर जहां आपको लगता है कि हम वापस एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जब हमारे लिए फिर से हमारे को कुछ गेन्स बन सकते हैं? लेट्स से निफ्टी का अगर हम बेस। सी अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस आर नथिंग बट अर्निंग। जी। वॉरेन बफे कहते हैं स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग। जी। जिस दिन हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ेगी, कभी ना कभी प्राइस उस वैल्यू को कैच कर लेगी। प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। जी। आज कंपेयर टू सितंबर अक्टूबर 24 ज़्यादा वैल्यू मिल रही है आपको, बट इतनी सस्ती नहीं है जो मार्च 2020 में थी। वो तो एक्सट्रीम एक सर्कमस्टेंसेस आ गया था, वो जिसने उसका extreme एडवांटेज था। लिया, Absolutely. उसका फायदा हो गया। ग्रेट सर, एनी क्लोजिंग नोट सर, एंड स्पेशली अराउंड इन्वेस्टर्स को इस पूरे पैनिक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? एनी अदर क्लोजिंग नोट्स व्हिच यू वांट टू गिव? सो एक हिंदी फिल्म का गाना है, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डॉन, ब्यूटीफुल। बट सूरज निकलता है। तो बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, सूरज निकलेगा। स्ट्रेस आए तो कोई गलत बात नहीं है, बट फिर से 2020 के अनुभव पे चले जाइए, 1992 के अनुभव पे चले जाइए। पैनिक करके लोगों ने पैसे नहीं बनाए, पेन लेके जरूर पैसे बनाए। थैंक यू सो मच सर। ये एक क्विक एपिसोड मैं आपके साथ चाहता था, और सबसे बढ़िया बात मुझे लगेगी कि नीलेश सर ने गाना भी गाया हमारे लिए तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल सर। बहुत मधुर आवाज में आपने बहुत अच्छे से गाना गाया, और हमें उस 2 लाइनों के अंदर आपने बता दिया कि एक्चुअली एक्शनेबल क्या है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो गाइज, अगर आपने एपिसोड यहां तक देख लिया है तो हो सकता है आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो चुके हों, पर अगर कुछ क्वेश्चंस फिर भी रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उनके लिए अलग से आंसर्स आपके लिए लेके आऊंगा। अब आप एक्शन क्या लेने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को एटलीस्ट 8 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि वॉर के दौरान पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे करते हैं, और किस गेस्ट को देखना चाहते हो उनका भी नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।